नमस्कार, वेलकम टू वेदअप। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा ए बी रूल, राइट। ए बी रूल क्या होता है, उसमें हमने बताया था कि अगर दो प्रोडक्ट हैं, दो वैल्यू, अगर उनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो अगर दो वैल्यू एक उनका जो प्रोडक्ट है यानी उनका गुणनफल अगर कांस्टेंट होगा तो आप कहोगे ए और बी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ए बढ़ेगा तो बी डिक्रीज करेगा, या वी बढ़ेगा तो ए क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप सीधे समझ सकते हो, क्योंकि हमको सी को कांस्टेंट रखना है तो ए अगर हम बढ़ाएंगे तो बी को क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिक्रीज करेंगे। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरह के अगर सिचुएशन हो तो आप इसको कैसे निकालते हो। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर 10% से कोई चीज़ बढ़ जाए, अगर ए 10% इंक्रीज करके बी बन जाए, तो पूछा जाए बी को कितना परसेंट घटा दिया जाए कि ए बन जाए। या इसी को क्वेश्चन में इस भाषा में पूछा जाता है कि ए की उम्र बी से 10% ज़्यादा है तो बी की उम्र ए से कितने परसेंट कम है। तो हमने इसको आपको निकालने के 4 तरीके बताए थे, जिसमें मैंने बोला था कि आप बेसिकली 2 तरीका बस याद रख सकते हो, या 3 बोलिए। एक रेशियो था कि 10% इंक्रीज होने का क्या मतलब 10 से 11 हो गया। मैंने ये भी बताया था 10% का मतलब होता है 1/10, जहाँ पे 10 क्या होता है, यह ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, और 1 या परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 10 से कोई चीज़ 11 हो गई, अब उसी चीज़ को क्या है, हमको फिर 10 बनाना है तो कितना कम करना पड़ेगा। मैंने बोला इनके बीच में डिफरेंस देख लेना है, 1 हो गया, क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो 1 कम करना हो, कितने, किसको, बी को, तो 1/11 गुणे 100 कर दोगे। ठीक है, या मैंने बताया था कि एक आपको फार्मूला कि x अपान में 100 प्लस माइनस x इंटू 100, यहाँ पे प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू इंक्रीज की जा रही है या डिक्रीज की जा रही है। जैसे इस केस में क्या है, ए 10 बी से 10% ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 10/110 कर दोगे गुणे 100। यहाँ से भी क्या मिलेगा आपको, 1/11। या जो मैंने बताया था कि आप इस चीज़ को समझो कि 1/10 इंक्रीज हो रहा है 10%, तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, 10 में 1 इंक्रीज हुआ, तो कितना कम कर दें, तो 1/10 + 1 यानी 1/11%। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। अब इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। कि जैसे मान लेते हैं कि अगर p बराबर हमारा कोई वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, कहीं तक ध्यान देना, हमेशा ये मल्टीपल होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज करते हैं। बस इसको मैं बताने के लिए बताया, बस आप समझ लो कि जैसे अगर हम कहें आपसे कि 100 में 10% का चेंज किया गया, 10% का चेंज मतलब 10% से बढ़ा दिया गया, तो नई वैल्यू कितना हो जाएगी, 100% का 100 का 10% 10, तो 100 का 10% बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 + 10 यानी 110। फिर बोला जाए आपको इसमें 10% और इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, ध्यान देना उसी वैल्यू पे इंक्रीज किया जा रहा है, तो 10% जब इस पे बढ़ा दोगे और, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 110 का 10% कितना हुआ, 110 का 10% 11, यानी 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 11 बढ़ा रहे हैं, तो 110 में 11 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 121। इसी तरह अगर आपसे आगे बोला जाए कि इसका 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो आप क्या कहोगे कि 121 का 10% मतलब 12.1%, यानी 12.1% हम क्या ऐड करते रहे, तो यह कितना मिल जाएगा, 133.1। ठीक है, इसी तरह आप फर्दर जितना चाहो क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। देखो यह अगर आपको सीधा मैं बताऊं, अगर आप फार्मूले से जाते या जैसे आप पढ़ रखे होंगे, तो बहुत अगर आप बुक वगैरह में जाएंगे तो इस तरह से बोलेंगे कि इसका 10% इंक्रीज हुआ मतलब 100 + 10 बटा में 100, यह कितना मिलेगा आपको, 110। फिर इसका 10% इंक्रीज हो रहा है तो 110 गुणे 110 बटा में 100, यह कितना मिलेगा, 121। फिर इसका 10% इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 121 गुणे 110 बटा में 100, ठीक है, ये कितना मिलेगा,
1331। तो यह आपका बुकिश मेथड हो गया, इसको आपको नहीं फॉलो करना है, ठीक है। या आप इस तरह से बोल सकते हो कि 100 को हमने 10% से बढ़ा दिया तो 110 बटा में 100, ठीक है। यह जो वैल्यू आई इसको फिर हम 10% से बढ़ा दिए तो 110 बटा में 100, और यह वैल्यू जो आई फिर इसको हमने 10% से बढ़ा दिया तो 110 बटा में 100। तो बेसिकली वही काम कर रहे हो, इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1331, ठीक है। या देखो इस तरह से कर सकते हो कि 100 को हमने क्या किया 10% से बढ़ा दिया, तो 10% का बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी अगर कोई वैल्यू 10 होगी इनिशियल वैल्यू तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी 11, क्योंकि एक उसमें क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारी फाइनल वैल्यू कितना है, अगर फाइनल वैल्यू हमारी 10 जो है 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 11 किसके बराबर होगा, आप कहोगे 100 बटा में 10 गुणे 11, या सीधा कहो कि 100 था 10 100 को रिप्रेजेंट कर रहा तो 11 कितना हो जाएगा 11/10। उसी तरह 11/10 गुणे 11/10, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यह भी आपको कितना देगा 1331, ठीक है। यहाँ पे 131.1 आ जाएगा। तो देखो एक तरीका यह हुआ, ठीक है, एक तरीका यह हुआ, इसको आप समझते रहिए। बाकी जो ये मैं समझाने के लिए बताया, इसको आपको नहीं याद नहीं करना है, इसको बिल्कुल नहीं समझना है। अब देखिए इसी तरीके को हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 10 थी तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी 11, ठीक है। अगर मैं एक कॉलम बना दूं इस तरह से, बोल दूं कि यहाँ पे लिखा जाए कि इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे लिखा जाए आपका फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू अगर आपका 10 होगा तो 10% इंक्रीज होने के बाद यह कितना हो जाएगा 11, फिर हम दोबारा चेंज कर रहे हैं तो 10 से यह हो जाएगा 11, फिर कर रहे हैं तो यह 10 से 11 हो जाएगा। बेसिकली देखो 10/11 है ना, इसी चीज़ को इस तरह से लिखा जा रहा है। तो जो इनिशियल वैल्यू अगर कितना हो जाएगा, आप कहोगे इनिशियल वैल्यू होगा 1000, और फाइनल वैल्यू कितना होगा 1331। 11 का क्यूब आपको आना चाहिए, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है 12 का क्यूब 11 का क्यूब, ठीक है। क्यूब तो कम से कम आपको पूरा याद होना चाहिए। तो देखो 1000 से लेके अगर 1331, कोई नंबर 1000 से लेके 1331 तक इंक्रीज होता है तो आपसे पूछा जाए कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। परसेंटेज चेंज मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आप कहोगे यह वैल्यू 331 से बढ़ गई, किस पे 1000 पे, 1000 पे, ठीक है 1000 पे। तो यह कितना परसेंटेज चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज आपका हो गया कितना 33.1%। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ तो आप यहाँ से सीधा कर सकते हो ना कि कोई वैल्यू जब शुरुआत में होगी, हमने हमारा 100 था, ठीक है, हमारी वैल्यू शुरुआत में 100 थी, अब बाद में कितना हो गई 133.1, तो परसेंटेज की चेंज कितना हुआ 131.1%, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यहाँ पे हमने निकाल लिया कि परसेंटेज चेंज 33.1 हो गया। अब जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि मान लेते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू जो थी, जैसे हम 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 100 पे कैलकुलेशन कर रहे होते तो 100 किसके बराबर है 1000 के बराबर है, ठीक है। एक सेकेंड, तो जो हमारी वैल्यू 100 है, अगर हमारी इनिशियल वैल्यू हमारी यहाँ पे देखो हमने 100 लेके कैलकुलेशन किया, तो अगर हमारी वैल्यू 100 है तो यह हमारा कितना आया 1000, तो यानी 1 किसके बराबर आएगा, आप कहोगे 1 आ जाएगा 1/10 के, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी 1/10 के, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/10 गुणे कितना 1331, ये कितना दे देगा 133.3, जो फाइनल वैल्यू होगी हमारी वह कितना होगी 133.3। इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया कि यूनिटरी मेथड अगर आप समझ गए तो आप, यूनिटरी मेथड का सबसे ज़्यादा यूज होता है पूरे अर्थमेटिक में, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि परसेंटेज अगर सक्सेसिव चेंज हो रहा है तो उसको कितनी प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया अभी तक, ठीक है। और इसके और तरीके हो सकते हैं, देखिए कैसे। अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने बोला कि अगर आपको
परसेंटेज चेंज निकालना हो, अगर मान लो कोई नंबर 100 है, ठीक है, कोई नंबर 100 है, अगर उसमें 10% का इंक्रीज किया जाएगा तो वह नंबर 110 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल एक एक स्टेप काउंट कर रहे हो, फिर 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो वह 11 होकर 121 बन जा रहा है, फिर 10% अगर इंक्रीज करेंगे तो वह 121 हो जाएगा, 12.1 बढ़ के 133.3 हो जाएगा। इस तरह से हम कंटिन्यू जितना हमको पूछा जाए उतना हम निकाल सकते हैं। फिर मैंने बोला कि बेसिकली जो आप शुरुआत में लर्न करते हो, बुकिश मेथड जो जिसे बोलते हैं कि 100 बढ़ा तो उसका 10% बढ़ाते, यानी 100 + 10/100 यानी 110। फिर इस 110 का 10% बढ़ा, वह 121 हो गया, फिर 121 का 10% बढ़ाया, 121 गुणे 13 हो गया। तो बिल्कुल यह रूडिमेंट्री मेथड होता है, एलिमेंट्री जिसे, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको बेसिकली या इसी चीज़ को मैंने बोला कि आप अगर थोड़ा सा और आगे लिखना चाहोगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे 100 गुणे 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100। क्यों? क्योंकि हर बार हम 10% बढ़ाते जा रहे हैं उसी वैल्यू को, जो हमारा आउटकम आ रहा है उसको फिर हम 10% से बढ़ा दे रहे हैं। तो यह भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन दो मेथड को बचना है आपसे, आप इनसे बचना है आपको, ठीक है। अब जो हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था उसका यूज करना है। क्या था कि जब कोई भी चीज़ 10% से इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर वह मान लेते कोई नंबर 10 होता तो उसमें 10% का इंक्रीज होगा तो यानी वह नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो अगर वह नंबर 10 होगा तो उसका फाइनल नंबर जो आएगा वह 11 होगा, ठीक है। उसी तरह मैंने तो उसको यूज कर सकते हो। अब देखो यूनिटरी मेथड, देखो रटने आप रट लेते हो कि अगर कोई नंबर, जैसे मैं बोलूँ कि कोई नंबर है 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वह नंबर हो जाएगा 11/10 फाइनल नंबर। अगर शुरुआत में 10 होगा तो वह नंबर 11 हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 10% से 100, अगर मान लेते हम कर रहे हैं कि कोई नंबर 100 10% से बढ़ा तो आप कहोगे 11/10। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते रहो, यह ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताया कि आप एलिमेंट्री मेथड जानते रहो, यूनिटरी मेथड, कि अगर हमारी वैल्यू 10 होती तो वह बढ़ के 11 हो जाती, ठीक है। लेकिन हमको काउंट किस पे करना है, 100 पे करना है। तो अगर हमारा नंबर 100 है तो जब हमारा नंबर 10 है तो 11 हो रहा है, तो 100 10 क्या है, 100 के बराबर है, तो कितना गुना है, 10 टाइम्स है। तो 11 जब हमारा नंबर होगा तो वह नंबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिटरी मेथड में हम इक्विवेलेंट करते हैं कि अगर हमारा 10 नंबर 100 के बराबर तो 11 नंबर किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 10 100। देखो यह जो आता है नीचे चला आता है और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। इतने बेसिक चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यूनिटरी मेथड आता होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा तो भी मैंने बता दिया, पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ एक बार। तो उसी चीज़ को यूज करते हैं। आप इसको कुछ दिन में बाद डायरेक्ट सीख जाओगे। देखो इसका आप कहीं कितनी जगह पे कितने बेहतरीन यूज कर सकते हो। जैसे अगर बोला जाए कि 20% कोई वैल्यू अगर 300 है तो उसका 40% कितना होगा, तो 20% रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 300 का। अगर ध्यान देना ये दोनों किसी एक निश्चित वैल्यू का हो, डिफरेंट अलग अलग होगा तो फिर गलत हो जाएगा। किसी एक वैल्यू का, तो ये 20% अगर 300 होगा तो 40 कितना होगा, तो ये 40% कितना होगा, तो लगाओगे आप एलिमेंट्री मेथड 20%/20 गुणे 40%। अब यहाँ परसेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि डिवाइड बाई 100 होगा तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप सीधा कर दोगे 60। या ऐसे समझो कि 20% 300 को है तो यह कितना 2 टाइम्स हो रहा है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा, अभी फिलहाल इतना बस समझते रहिए क्योंकि यह मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने बोला कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन मैंने बोला कि अब आपको देखो ये समझना होगा, एक तरीका है, सॉरी, यह तरीका, ठीक है। इस तरीका के यूज आप सीआई में जब पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पे इस तरह से आपको क्या होगा, वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए, और ना अगर आप फार्मूले से लगाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे अगर मान लेते हैं जैसे हमारा सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर 10 आ जाता हमारा और यहाँ पे 10 होता तो यह कट जाता। क्यों? क्योंकि देखो अगर जैसे ये 10, अगर मान लेते हैं यह नंबर हमारा 11/10 होता दूसरा नंबर, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाता, यहाँ पे हो जाता 10/11 हो जाता, और यह 11 से कट जाता, यह 10 से 10 कट जाता। तो इसलिए हम यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते हैं। ये समझ लीजिए यह दोनों एक दूसरे के
डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हमने बोला अगर इनिशियल वैल्यू अगर 1000 होगी तो फाइनल वैल्यू 1331 होगी, लेकिन हमारी इनिशियल वैल्यू कितना है, 100 है। तो 1000 वैल्यू 100 के बराबर है, तो यानी एक कितने के बराबर है, एक कहोगे 1/10 के बराबर है। तो 1331 कितने के बराबर होगा, 1/10 गुणे 1331 कर दिए तो कितना आ गया, 1331 133.1। या मैंने ऐसे समझाया कि 1000 की वैल्यू 100 के बराबर यानी कितना है, इसका 1/10 टाइम्स है। तो 1331 को क्या करोगे, 1/10 टाइम्स कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 133.1। ठीक है। अब देखो मैं सबसे लास्ट में आपको फार्मूला बता रहा हूँ। मैं फार्मूला कभी भी आपको एडवाइज नहीं करूँगा कि हर जगह आपको जहाँ बेनिफिशियल होगा वहाँ पे निकाल लेना। जिससे इस केस में जो बेसिकली जैसे 10 नंबर है, 20 है, 25 है, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला आपको हेल्पफुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंटीजर है और बाकी आसान है इनको कैलकुलेट करना। लेकिन जहाँ पे नंबर उस तरह से आ जाएगा जैसे 16 सही 2/3, तो वहाँ पे आपका फार्मूला नहीं काम करेगा। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। फार्मूला जान लीजिए कि अगर दो नंबर हैं, ठीक है, a इंटू बी इस फॉर्म में होने चाहिए, और अगर ये p बराबर a p बराबर, एक सेकेंड, p इक्वल्स टू 1 प्लस बी है, इसमें आप सक्सेसिव चेंज नहीं कर सकते हो, ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप कभी भी सक्सेसिव चेंज, इसका अलग चेंज होगा फिर इसका अलग होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मल्टीप्लाई होता है तो एक दूसरे से सभी क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। छोटी सी मैथ की समझ है आपको आनी चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं। तो फार्मूला देख लीजिए। अगर दो नंबर हैं a एंड b, ठीक है, यह मान लेते हैं x% और y% से इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो इनके लिए फार्मूला होगा x प्लस माइनस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे प्लस ही माइनस ही लिखता हूँ, केवल प्लस ही लिख देता हूँ। अभी इसमें ध्यान देना, अगर इंक्रीज हो रहा होगा, मान लेते हैं 20% का इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लेंगे, ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है तो आप नेगेटिव साइन लेना। जैसे इसमें अगर हमको बोला जाए कि जैसे ये क्वेश्चन था कि हमारा 10% से और 10% से मान लेते हैं दो नंबर को हमने इंक्रीज कर दिया, तो परसेंटेज तो वैल्यू कितना, उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो आप कहोगे 10% से बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, फिर 10% प्लस 10 गुणे में 10 डिवाइड 10 गुणे में 10 यानी 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 कर देना। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना 10 10 20 1 21%। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया। यही अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देखो करके निकाला था, ठीक है, कि यहाँ पे देखो 100 से कोई वैल्यू 21 हो जा रही है, तो वह कितना है, 21% का परिवर्तन हो रहा है। आगे देखेंगे। अब जैसे अगर आपको कोई दूसरा नंबर दे दे, बोला जाए कि एक वैल्यू हमारी क्या है 10% से बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू 20% से क्या है, डिक्रीज कर रही है। तो देखो 10% से बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या प्लस साइन लेना, ठीक है, प्लस। या डिक्रीज कर रही है तो आप नेगेटिव साइन लोगे, प्लस 10 इंटू -20, ठीक है। बार बार आपको प्लस माइनस नहीं लिखना, एक बार आप समझ जाओगे तो हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा -10%, और यहाँ पे भी क्या माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, 200 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, यह मिलेगा कितना आपको 12%। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है यह बता रहा है कि वैल्यू 12% से क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि हम इसको फार्मूले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम समझते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे कि हमको दिया कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज कितना है 6250, इट डिक्रीजेज बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर। तो देखो जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यह क्या 2 के लिए था, ठीक है। अगर आप 3 पे भी निकालना चाहो तो 3 के लिए भी फार्मूला आता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फार्मूले से जाओ, फिर वह आपके लिए लेंदी हो जाएगा। फिर आप उसके लिए क्या करो कि जैसे मैंने बताया था 3% बढ़ रहा है तो 10%, 10 11 फिर 10 11, ठीक है, जो रेशियो मेथड बताया था उससे आप जाना।
या आप फ्रैक्शन वाले मेथड से भी जा सकते हो, या बिल्कुल डायरेक्ट काउंट कर लेना। तो उन तीनों में से कोई भी कर लेना, वह आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा कि उसके बजाय आप क्या करो कि आप फार्मूले से जाओ। ठीक है, जो 3 का ये फार्मूला आता है वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि उसको फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको याद करने का कोई मतलब नहीं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब जैसे मैं अगर आपको बताने के लिए फार्मूला लिख दूँ, देखो फार्मूला इस तरह का से होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई, एक मिनट, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x 100, अब प्लस में एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर। तो बताओ ये सब चीज़ को आपको रटना पड़ेगा, इतना याद करने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फर्जी चीज़ है। ठीक है, 3 के लिए इतना फार्मूला आता है। हम लोग इतना बड़ा फार्मूला क्यों याद करेंगे जब हमको पता है कि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हम पहले क्वेश्चन में करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, तो इसको पहले हटा देते हैं पूरा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था कि हमको दे रखा था कि कोई मशीन है, ठीक है, इतने से ये डिक्रीज बाई 10%, पहले साल में 10% डिक्रीज कर रही है। ठीक है, दूसरे साल में 20%, और थर्ड ईयर में कितना, 30%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। हमको बताना है कि उसकी वैल्यू जो होगी 3 साल बाद क्या होगी। देखो आपके लिए ऑप्शन है क्वेश्चन, देखो मैं एक आपको सलाह दूंगा, कभी भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आपकी नज़र एक बार तुरंत ऑप्शन पे चली जानी चाहिए। जैसे आप देख लिए 3 3 3, इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे इसमें सब में 0 0 आ रहा है, कभी कभी यूनिट डिजिट में 2 3 आएगा, तो आपको एक आइडिया लगता है, आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाओगे। इन सब सारी चीज़ों को जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बताते रहेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। थ्योरी जान लेना ही सब कुछ नहीं है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि थ्योरेटिकल पार्ट केवल 20 से 30% होता है मैथमेटिक्स में, खासतौर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये रोल होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज़ी से आप इवेल्यूएट क्वेश्चन को, ऑप्शन को इवेल्यूएट करके उसमें से फिर क्या आपको एलिमिनेशन करना है, क्या करना है, इसको अप्लाई कर पाते हो। तो देखो हमारा जो नंबर है 6250 है। यह पहले साल क्या होता है, 10% से डिक्रीज होता है, दूसरे साल 20% से, और तीसरे साल 30% से। अब हमको बताना है कि फाइनल वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक तरीका जो आप लोग कर शुरू कर दोगे कि पहले 6250 है, इसको हमने 10% से डिक्रीज कर दिया तो 90% डिवाइडेड बाई 100, 20% से डिक्रीज किया तो 80/100, और 30% 70/100। इसको कैलकुलेट करोगे आप आंसर ला दोगे। ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको करने से अच्छा है कि हम पहले इसका निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है, फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इससे मल्टीप्लाई, इससे इसमें वो अप्लाई कर देंगे, हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर हमारी वैल्यू 10 होगी तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी, 9। उसी तरह अगर 20% का डिक्रीज हो रहा है तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 से यह वैल्यू कितना हो जाएगी, 4। 30% का मतलब 3/10, तो अगर वैल्यू 10 थी तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका यह है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब आप चाहो तो सीधा, जैसे अगर आप चाहो 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 250 मिल जाएगा, 25 25, और ये कितना हो जाएगा, 7 9 63 दूना 126। तो यह वैल्यू हमारी 250 से हो गई कितना हो गई, 126 हो गई। तो 250 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 6250 को। तो कितना टाइम्स है, आप कहोगे 25 टाइम्स है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो इसका कितना 25 गुना कर दोगे, तो 25 गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको पूरा 126 में, ठीक है, 25 का गुणा नहीं करना है, इस तरह से आप गुणा मत करिएगा। अगर आपसे मैं देखो 126 है, इसको क्या लिख सकते हो, 125 मान लेते हैं अप्रॉक्स में,
तो यह 25 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यह 25 का स्क्वायर हमको पता है कितना, 625 होता है। 625 का अगर 5 टाइम्स कर दोगे 6 पंजे 30 आएगा और 6 दूनी 12, तो एक समथिंग लेके आएगा। तो आप कहोगे सीधा ऑप्शन देख, अगर ऑप्शन आप पहले से देख रखते तो कितना हो जाता है 3150। या दूसरा तरीका देखो, 25 में जब 12 का गुणा करते हो तो 25 गुणे 12 कितना होता है, 300 देता है, ठीक है। और 6 का गुणा करोगे तो 150 देगा, तो यह एक यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो यह भी 3150 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या डेवलप करना है हैबिट। अभी शुरुआत में मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप इस सारी चीज़ें शुरुआत में ही कर लो, लेकिन धीरे 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 अपने करोगे तो यह आसानी से आप भी कर पाओगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको क्या तेज़ी से आंसर निकालना होता है। जैसे सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेना, लेकिन सब में क्या 0 है और 5 है, तो इस तरह से यह आसान नहीं होता कि हम इस यूनिट डिजिट से निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 पंजे 30, 0 सब में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे अभी पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम सारी संभावनाओं को आपको बता रहे हैं। बाद में फिर मैं आपको बस सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से सोच सकते हो, ठीक है। बाद में खुद से आप करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको डेवलप होता जाएगा, आपको सेंस आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना उचित ज़्यादा सही होगा। जैसे पहला तरीका मैंने ये बता दिया, दूसरा तरीका था यह हो गया। अभी क्या यहाँ पे हम फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, कैसे देखो कि हमको 2 का फार्मूला पता है, क्या 2 का फार्मूला होता है x+y/100, ठीक है। हम 3 का नहीं लगाएंगे, हमको पता है 3 का बड़ा हो जाएगा, तो 10% से डिक्रीज कर रहा, और एक दूसरा 20% से और तीसरा 30% से, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ही, इस तरह से करना सबसे बेकार मेथड होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारी संभावना आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि हमको 2 का फार्मूला पता है, तो जब 2 का पता है तो हम क्या करें कि इन्हीं 2 को लेके फिर तीसरे को एक निकाल के, जैसे इस 2 अगर हम इन 2 को ले लेते हैं तो इससे क्या हमको 1 मिलेगा, फिर जो यह फाइनल वैल्यू आएगा इसको फिर इसको इंक्लूड कर लेंगे, फिर उससे हमको अगली वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम पहले 10 और 20 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 + 20 + 10 गुणे 20 बटा में 100। तो डिक्रीज कर रहा है तो सब जगह माइनस 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 ही आएगा, तो उसमें कोई सोचना नहीं है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका ध्यान रखना विशेष, ना आंसर गलत हो जाएगा। ये हमको कितना दे देगा, -30। यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, तो +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28% का चेंज होगा। अब इस 28% को 30% के साथ कर लेंगे तो -30% -28% प्लस हो जाएगा 30 टाइम्स 28 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना हमको दे देगा, ये हो जाएगा 58 माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 24 84, ठीक है। 8.4 840 होगा, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसको यहाँ से घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 40 हो जाएगा ना, सॉरी 39 हो जाएगा, 39.6 39.6। यानी हम कहें कि अगर हमारी वैल्यू 10%, 20% और 30% से डिक्रीज कर दें तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो 39.6% से क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो 39.6% से डिक्रीज कर जाने का क्या मतलब हुआ, यानी अगर हमारा नंबर 6205 है 50 है, तो यह नंबर 39.6% से डिक्रीज कर जाएगी। 100 माइनस क्या लिखोगे, 39.6 डिवाइड बाई 100। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आपको देगा 6250 गुणे 39 है ना, तो अभी यही नंबर तुमने यहाँ पे निकाला था, कितना जाएगा हमको, यह मिल जाएगा 4, ठीक है 0, और यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा 50, एक बार देख लें 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माफ़ करना 60.4% डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करिए, एक बार चेक कर लिया जाए, कैलकुलेशन गलती हो गई कि कोई 6 6 36 आ जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अच्छा 58, ठीक ठीक ठीक, ये 58 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 आएगा ना,
ठीक है, यह करेंगे तो 50 आएगा, मैं वहाँ पे मैं 48 समझ गया, ठीक है। ये 49.4 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50.4 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50.4 से, तो ये 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 31 के आसपास दे देगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी कितना, हमारा आपसे 3150 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3150 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखें कि फार्मूला से लगाने से हमको कितना तकलीफ हुआ, ठीक है, कि इसमें हमको कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे एक बार इसको निकालना पड़ा, फिर हमको दोबारा यहाँ पे निकाले, फिर उसको फिर फाइनल इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको जो फाइनल वैल्यू मिली यहाँ पे आई। तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे आसान मेथड क्या था हमारा, सबसे आसान तरीका था यही, सबसे आसान तरीका था कि 10% से डिक्रीज हुआ तो 10 से 9 हो गया। दूसरा 20% से, तो 5 से 4 हो जाएगा, 20% मतलब 1/5 होता है। और लास्ट कितना था, 30% डिक्रीज हुआ, तो 30% डिक्रीज होने का क्या मतलब, 3/10, तो 10 से 7 हो गया, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको सारे तरीके से बता दी, जितने भी पॉसिबल वे हैं, ताकि आपको सारे तरीके पता हो। बाकी फिर आप जैसे भी चाहो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर लो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये एग्जांपल हमारे सामने दिया कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16 = 3%, ठीक है। ये हमारा 3% है। आगे देखेंगे 16 = 3% से इंक्रीज कर जाती है, तो कंजम्पशन को कितने % से डिक्रीज कर दिया जाए, जिससे क्या हो हमारे एक्सपेंडिचर पर, सॉरी कंजम्पशन को हमारा डिक्रीज कर दिया गया 25%। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, हमको एक्सपेंडिचर में कितना परिवर्तन आएगा हमको यह बताना है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हुआ, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे अगर आप फार्मूला से अप्लाई करो कि 16/2/3% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो प्लस आगे क्या डिक्रीज किया 25%। तो आप देख रहे हो यह कितना आपको इसमें कैलकुलेशन करने में कितना दिक्कत होगा। तो इससे आप क्या इस तरीके से करना आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है, इससे मत करिए। अब देखो इसको अगर हम रेशियो से करेंगे तो कितना आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो 16/2/3% का मतलब क्या हुआ, यह आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/6। तो इंक्रीज कर रहा, अगर हमारी इनिशियल वैल्यू 6 होती तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। अब 25% से इंक्रीज बाई इतना और डिक्रीज बाई 25%। 25% का मतलब हुआ कितना, 1/4। तो 4 वैल्यू 4 से डिक्रीज करेगी, 1 से डिक्रीज करके कितना हो जाएगी 3, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1/4। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू हुआ कितना था 24, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 21, 7 × 3 6 × 4, तो फाइनल वैल्यू हमारा 24 था। इनिशियल वैल्यू हमारी 24 थी, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी 21। तो कितना परिवर्तन, तो हमसे क्या पूछा है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, कितना चेंज हुआ 3 का, किस पे 24 पे, तो 3/8 सॉरी 24 × 100, तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 की वैल्यू कितना होती है 12.5%, ठीक है। कितना आसानी से हमारा आंसर आ गया। या दूसरा तरीका देखो, मान लेते हैं कि आपका 100 था शुरुआत में कंजम्पशन, लेकिन इन सबको कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि पूरा टोटल शुरुआत में एक्सपेंडिचर 100 था, तो देखो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि सक्सेसिव चेंज हो रहा है। एक बार उसी में क्या हुआ, क्योंकि यह इसके फॉर्म में है, ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी घट रहा है, तो एक्सपेंडिचर पे ओवरऑल कितना होगा। तो अगर हम कहें शुरुआत में अगर हमारा एक्सपेंडिचर 100 था, तो अब कितना परिवर्तन होगा, 16/2/3% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो आप इसको लिख सकते हो 7/6। उसी तरह यहाँ पे लिखोगे यह कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 3/4, पहले 4 था अब 3 हो गया। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको कितना दे देगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 125.5 आ जाएगा। तो कितना परसेंट का चेंज हुआ, आप कहोगे 25.5% का, ठीक है। यहाँ पे यह नहीं आएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो 25.5 से यह वैल्यू घट जाएगी आपकी।
तो कितना हो जाएगा 74.5। तो कितना परिवर्तन हुआ 25.5%। तो आपको एडवाइज मैं यही करूँगा कि आप इससे करो, फ्रैक्शन से, ठीक है, इससे करना ज़्यादा आसान होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसमें हमारा दिया कि द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट इज फर्स्ट डिक्रीज बाई कितना 10% से डिक्रीज किया जाता है, फिर 10% से उसको क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। देखो इसमें आप एक चीज़ समझ लो, पहले मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू क्या है इसमें सभी आसान वैल्यू हैं। देखो यहाँ पे 10% दिया है, यहाँ पे 10% दिया है, तो अगर हम फार्मूला से गो थ्रू हो जाएँ तो हमको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आप कहोगे 10% का इंक्रीज हुआ तो +10 लिखोगे, +10 करोगे, और 10% का डिक्रीज हुआ तो -10 कर लेना, तो माइनस आ जाएगा। और यह प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, -10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना मिल जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर कितना मिलेगा 100 यानी -1। तो ये कितना मिला -1%। तो -1% से क्या हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है, एक समझ लो, एक तरह से आप फार्मूला ही समझ लो या जो भी कॉन्सेप्ट समझ लो, कि जब किसी निश्चित वैल्यू में, यानी किसी एक वैल्यू को, लेट से x है, इसको 10% से इंक्रीज करते हैं और फिर 10% से डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 10% से इंक्रीज करते हैं और 10% से डिक्रीज कर देते हैं, तो जो फाइनल चेंज आता है वह आएगा आपका x। अगर यहाँ पे मान लेते हैं वैल्यू हमारी p है और इसको हम परसेंटेज चेंज x कर रहे हैं, तो यह आएगा x/100, x²/100, चूँकि माइनस इसलिए मैं लिखा कि वह डिक्रीज होगा। जैसे इसी में देखो फार्मूले में रख के कहाँ से आया, x% का बढ़ाएं और x% घटा दिए तो माइनस कितना हो जाएगा x²/100, यह कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा x²-100। तो इसीलिए अगर कोई वैल्यू हम x% से बढ़ा रहे हैं और x% से घटा दे रहे हैं तो फाइनली जो चेंज आएगा x²/100 का परिवर्तन आएगा, ठीक है। एक और अगर चाहें तो आप क्वेश्चन इस पर देख लें। क्या इसमें हमको क्या दिया कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज बाई 25% से डिक्रीज कर दिया जाता है, देन डिक्रीज द सैलरी इज इंक्रीज बाई 25%। इसका मतलब क्या हुआ, सक्सेसिव जो वैल्यू डिक्रीज हुई है फिर उसी वैल्यू को 25% से क्या हम करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो हिज न्यू सैलरी इज कंपेरिजन विथ हिज ओरिजिनल सैलरी, यानी हमको बस इतना बताना है कि किसी एक सैलरी को हम पहले 25% से डिक्रीज करते हैं, फिर वह जो वैल्यू फाइनल आती है उसको हम फिर क्या करते हैं 25% से इंक्रीज कर देते हैं। तो हमें बताना है फिर जो इस 2 बार सक्सेसिव चेंज करने के बाद, परसेंटेज चेंज करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वह इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगा। तो कैसे निकालोगे, हमने बताया जब 2 अगर सेम परसेंटेज चेंज हो रहा है तो यह किसके बराबर होता है, x²/100, और इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अर्थात इस तरह से अगर आप करोगे तो हमेशा क्या है, आपको वैल्यू कम मिलेगी। तो कितना कम मिलेगी यह कैसे निकालेंगे, तो 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 25 का होल स्क्वायर होता है 625, यानी 6.25% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी वह वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू से 6.25% लेस होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3। पिछला हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें था, 1% से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 का 1%, ठीक है। यह हो गया हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का टोटल कॉन्सेप्ट। इतना आप समझ जाओगे तो सक्सेसिव परसेंटेज से जहाँ भी क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे कर ले जाओगे। अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम कहें किसी नगर की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, इसमें हर साल क्या हो रहा है, 10% की बढ़ोतरी हो रही है, हर साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 साल बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाए तो कैसे काउंट करोगे, या बोला जाए कोई धन आपने बैंक में जमा किया, मान लेते 1000 रुपया, और उस पर 10% का ब्याज लग रहा है, ठीक है, उस पर 10% का ब्याज लग रहा है और उस ब्याज पे भी आपको ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल बाद आपको वह धन कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज पे ब्याज यानी
इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट किस पे पढ़ते हो आप? यह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हो। वहाँ पे सक्सेसिव परसेंट को ही बस यूज किया जाता है और कुछ नया चीज़ नहीं होता है। तो इनको एक मैं और आपको कॉन्सेप्ट बताते चलता हूँ, फिर उसके बाद अभी इसको समझाते हैं। यह है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? ठीक है, देखो अगर हम जैसे बोलें कि कोई वैल्यू 100 से 10% बढ़ जाएगी तो आप कहोगे वह वैल्यू कितना हो जाएगी? 110। ठीक है, 10% इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ? 10% अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब 11/10, यानी 10% इंक्रीज होने का मतलब हो गया 1/10। तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी? 11/10 से वह वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हमारी वैल्यू 100 होती तो ये वैल्यू हमारी 100 होती तो 11/10 से बढ़कर कितना हो जाती? 0 से 0 काट देते आप, 110 मिल जाता। तो जो ये हम गुणा करते हैं इसी को आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 को। और इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो 1.1। तो अगर आप 10% बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.1। और 10% से अगर घट रहा है तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.09। तो अगर आपसे बोला जाए कि कोई नंबर मान लो 20 है, वह 10% से इंक्रीज कर गया, तो आप कहोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 11 दूनी 22, ये वैल्यू हो जाएगी 22। और यह वैल्यू अगर बोलते हैं 10% से घट रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना? 0.9, तो 9 दूनी 18, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 18। ठीक है, तो इसका बड़ा यूज होता है डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में। ये जानते रहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। तो जैसे अभी हमारा यही क्वेश्चन था, अगर हम इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपको समझाने का प्रयास करें कि देखो अगर कोई वैल्यू हमारी 1000 थी, इसमें 10% का इंक्रीज हो गया तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, क्या हो गया? 1.1। तो 3 साल बढ़ रहा है तो पहले साल बढ़ेगा 1.1, फिर दूसरे साल 1.1 से बढ़ेगा, फिर तीसरे साल 1.1 से, तो फाइनल कितना हो जाएगा? देखो 11 का क्यूब आपको आना चाहिए 1331। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव लगा दोगे, यहाँ पे लग जाएगा, गुणे 1000 कर देना। तो 3 दशमलव हटाने के बाद क्या होगा? 1331। यह नंबर कितना हो जाएगा? 1331 से बढ़ जाएगा। अब देखिए इसके लिए आपने फार्मूला रटा होगा कि कोई नंबर मान लेते हैं 1000 है, या हम यहाँ सिंपल एक नंबर या 1000 ले लेते हैं, या 10% से इंक्रीज कर रहा तो 1 + 10/100। ये कहाँ से आता है? इसको भी समझा दे रहे हैं कि कोई नंबर मान लो 100 है, 10% से बढ़ रहा है तो 100 + 10, जो शुरुआत में मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था फार्मूला, आप रटते हो, बटा में 100। इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 100 से डिवाइड करो 100, और यहाँ पे करोगे 10/100 बटा में 10 गुणे 100। अगर हम एक साल का एक बार में इंक्रीज करते, अगर हम इसी को 2 बार इंक्रीज करते हैं तो फिर इतना लिखते हैं 1 + 10/100। एक बार और करना होता था कई बार, तो इसीलिए अगर हमको 3 बार करना होता तो हम सीधा क्या लिख देते हैं? 1 + 100/10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 कर देते हैं। इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना मिलेगा? 0.1 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 हो जाएगा, तो 1.1 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 1331 मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप फार्मूला रटते हो। इसी सेम फार्मूले का यूज क्या होता है? सीआई में हम करते हैं। जितनी बार हमको जितने साल का निकालना होता है वहाँ पे हम पावर n कर देते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाइंग का फैक्टर जान रहे हो और आप परसेंटेज समझ रहे हो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है आपके लिए सीआई केवल सक्सेसिव परसेंटेज का एक एप्लीकेशन होता है। अब जितने लोग सीआई को एक अलग चैप्टर मान के पढ़ेंगे तो उनके लिए कितना बर्डनसम हो जाएगा कि हर चीज़ को अलग अलग तरह समझने होगा। इसीलिए अगर आप परसेंटेज अच्छे से समझ रहे हो तो सभी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो जैसे हमारा यही था, 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे 10% से बढ़ रहा है। और चूँकि सीआई में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। चलो वो सब सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे, अभी इतना समझ लो कि इस तरह से करते हैं। तो अगर एक पॉपुलेशन का अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो देख लेते हैं उसके लिए भी, या उसे हम अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ज़रूर 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार से मैं डाल दूंगा कि आप क्या है उसमें आपका पॉपुलेशन वाला जो क्वेश्चन आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए।
तो अभी बस एक और कॉन्सेप्ट बचा इलेक्शन का, और मिक्सचर के भी क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से, लेकिन हम उसको मिक्सचर में डील करेंगे जब आपको रेशियो की अच्छी समझ हो जाएगी। उससे पहले, इलेक्शन से पहले, मैं अब आपको कुछ बची चीज जो बच गई हैं चीज़ें, जिन्हें मुझे पहले या दूसरे वीडियो में ही बता देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उसे अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है बाई और टू का, जिसे हिंदी में बोलेंगे तक और से, जैसे, ठीक है। बाई और टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे बोला जाए कि किसी वैल्यू को 20% तक घटा दिया गया। अगर 20% तक घटा दिया गया, यानी वैल्यू डिक्रीज टू 20%। टू 20% का क्या मतलब हुआ? अगर कोई वैल्यू, अगर मान लेते हैं 100 है, तो 20% तक डिक्रीज कर दिया गया, यानी वह वैल्यू अब क्या हो गई? 20% हो गई। लेकिन अगर बोला जाए कि 20% से डिक्रीज कर दिया गया, यानी बाई 20% डिक्रीज कर दिया गया, तो 20% से वह वैल्यू क्या हो गई? घट गई। तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी? 80%। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे मैं बोलूँ कि कोई हमारे पास नंबर है, हमने उसको 20% से घटा दिया, तो अगर 100 नंबर है तो 20% से घटा दिया तो वो नंबर कितना हो जाएगा? 20% से घटा दोगे तो इसमें 20% घट जाएगा, तो 20 घट जाएगा तो कितना नंबर हो जाएगा? 80। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 20% तक घटा दिया गया बाई, या बोला जाए द वैल्यू डिक्रीज टू 20%, तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी? वह वैल्यू हो जाएगी 20% तक घटा देगा, यानी वह वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह इंक्रीज और डिक्रीज में भी होता है। जैसे अगर बोला जाए कि इंक्रीज्ड वैल्यू, और एक होता है कि इंक्रीज इन वैल्यू। इसको वाइस वर्सा समझ लो, यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी ले सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि दो नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास, एक नंबर 100 है, एक नंबर 80 है, और एक नंबर 110 है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, या एक ही नंबर लेते हैं, डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस वैल्यू को बोला जाएगा डिक्रीज वैल्यू कितना होगी? तो डिक्रीज वैल्यू कितना होगी? अगर ये हमारा इनिशियल नंबर है और ये फाइनल नंबर है, तो डिक्रीज्ड वैल्यू कितना होगी? घटी हुई संख्या। घटी हुई संख्या आप कहोगे वह हमारी 80। लेकिन पूछा जाए डिक्रीज इन वैल्यू कितना हुआ, तो कितना उसमें कमी हुई, आप कहोगे 20। तो ये कितना हो जाएगा? डिक्रीज इन वैल्यू वह 20 हो जाएगा। अगर उसी तरह देखा जाए कि इंक्रीज इन वैल्यू, तो इंक्रीज इन वैल्यू कितना है? कितना इंक्रीज हुआ? 10 का। और इंक्रीज वैल्यू कितना होगी? हमारी बढ़ी हुई संख्या कितना हो गई? 110। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का समझ होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इसमें परेशानी हो जाती है और आप दोनों को इंटर समझ नहीं पाते हो, एक दूसरे की मीनिंग रिवर्स कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ जो बच गई थी बताना आपको, जिसको मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया था। देखो, यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता ही दूँ, क्योंकि इसका पूरे अर्थमेटिक में बहुत बहुत भयंकर यूज होगा है। समझ लीजिए, आप हर जगह पे इसका यूज कर सकते हो, इसलिए आपको इसको अच्छे से आना चाहिए। यूनिटरी मेथड क्या है कि आपको वेरिएबल लेने से छुटकारा देता है, यानी एक्स वाई सब जो मानते हैं ना कि माना एक्स है माना वाई है, इससे बचा देता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, यूनिटरी मेथड क्या होता है बेसिकली, अगर हमसे समझे कि अगर हमारी एक वैल्यू ए है, ए अगर मान लो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ए के बराबर एक्स है, तो बी बराबर कितना होगा? आप कहोगे ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि ए जो वैल्यू होती है वह नीचे आ जाती है, या ऐसे समझो एक्स किसके बराबर? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगी? टाइम्स बी हो जाएगी। आप इसको इस तरह समझ लो, या ऐसे समझ लो कि ए एक्स के बराबर तो बी कितने के बराबर, तो ए यहाँ से नीचे आ जाता है और बी का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज में इसका कैसे हम यूज करते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारी बेस वैल्यू कोई सेम है, ठीक है, किसी एक नंबर पे मान लेते हैं हम 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर हमसे बोला जाए कि 20% की वैल्यू 20 है, तो 40% की वैल्यू कितना होगी? तो 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 को। तो 20% कर रहा है, 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 40% कितनी को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे परसेंटेज का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40%। तो ये कितना हो जाएगा? 40%। सॉरी 40
नंबर निकाला ना, 40 हो जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, अगर यह चीज़ आप छोटी सी चीज़ नहीं जानोगे तो अगर आपको एग्जाम में दे दिया कि मान लो कोई वैल्यू है जिसका 20%, ठीक है, 40 है, तो उसका 40% क्या होगा, 40% क्या होगा। तो अगर आप यह नहीं जान रहे हो तो आप कहोगे, माना एज्यूम करोगे कि वैल्यू x है। अब x का 20% कितना है, 40 है, तो x कितना हो जाएगा, आप कहोगे 200। फिर 200 का कितना, 40% कितना होगा, आप कहोगे 40। तो लेकिन हमको इतना करना नहीं है, तो इससे क्या होगा, यूनिटी मेथड से हम वेरिएबल लेने से बच जाएंगे। 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 40 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे समझ लो। और इसी को देखो दूसरे आर्डर में बोला जा सकता है कि 20% 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब 20 से कितना टाइम्स कर रहे हैं, 40% गुना कर रहे हैं, 40% तो 2 गुना कर रहे हैं, तो यह वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। डायरेक्ट 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80%, सॉरी 80, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 80, यहाँ पे हमारा ये 80 होगा। अब इसका और कैसे यूज कर सकते हो, देखिए परसेंटेज में हम कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करते हैं कि छोटी वैल्यू एज्यूम करते हैं, या जो ऐसा नंबर लेते हैं कि जो कट जाए। जिससे अगर हमको मान लेते हैं हम कि जैसे हम कहते हैं कि 8% का इंक्रीज हो रहा है या 4% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे 4% का इंक्रीज हो रहा है तो 4% का हमको पता है 1/25 होता है। या आपको 20% का इंक्रीज हो रहा है तो कहोगे 1/5 का, ठीक है। तो 5% अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही तो पहले अगर 5 होगी तो वह इंक्रीज होकर 6 हो जाएगी। अगर 2 बार यही प्रक्रिया हो रही तो 5 से 6 हो जाएगी। 3 बार होगी तो ये वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। तो अगर इनिशियल वैल्यू हमारी कितना होगी, इनिशियल वैल्यू इनका प्रोडक्ट होगा 125, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 216, ठीक है। अब देखो ये 125 जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये हमने मान लिया है। मान लेते हैं ये कोई हमारा नंबर रहा होगा इस प्रकार से कि 250 या 2500, ठीक है, हमारा नंबर कोई इस तरह से रहा होगा 2500 पे 20% का इंक्रीज हो रहा है। तो हम 2500 पे कैलकुलेशन ना करके हम क्या करेंगे, अपने मन से एक रैंडम नंबर लेंगे कि 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो 5% से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ। तो यानी अगर हमारा नंबर 125 होता, मान लेते कि अगर हमारा नंबर 125 होता, 125 अगर हमारा नंबर होता है, तो अगर इसमें 5% का 3 बार इंक्रीज कर दोगे, सॉरी 20% का 3 बार इंक्रीज कर दोगे, तो जो फाइनल नंबर आएगा वह 216 होगा। तो चूंकि हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर 125 नहीं है, हमारा नंबर 250 है। तो 250 है तो ये कितना गुना है, आप कहोगे 2 टाइम्स है, 20 गुना है। तो 216 का 20 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 216 का 20 गुना कर देंगे तो आप 2 42 1 43 4320 आ जाएगा। या इसी तरह इसको कहो 125 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 250 को, तो 216 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 250 बटा में 125 गुणे में 216। लेकिन आपको इस तरह लिखना नहीं है, आपको इतना बोलना आना चाहिए कि 125 250 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर, एक 20 के बराबर है, तो 216 कितने के बराबर होगा, 216 गुणे 20 4320, ठीक है। अब मुझे लगता है पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट लास्ट बचा है वो है इलेक्शन। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको हम क्वेश्चन करते वक्त सीखेंगे। इलेक्शन का आप थोड़ा समझ लीजिए। इलेक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे वैलिडोट, नॉन वैलिडोट, ठीक है। इलेक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, अभी एक और बचा है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ें समझ ले रहे हैं, क्योंकि फिर जब हम क्वेश्चन करना शुरू करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ ना रहे कि जो हम ना जानते रहें पहले से। फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, सीखने को मिलेगी। तो देखो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन की सारी टर्मिनोलॉजी को आप समझ लीजिए। पहला होता है टोटल वोट, यानी टोटल वोट कितने हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लीजिए किसी विधानसभा में, ठीक है, या जैसे आपके अपने गांव में कितना टोटल वोट्स है, ठीक है, या आपके जो म्यूनसिपैलिटीज है उसमें कितना टोटल वोट है, उसको बोला जाता है टोटल वोट। इसको बोलते हैं कुल मत। अब इसमें होता है इसको दो, एक होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी मान लो 5000 वोट है, लेकिन उसमें से केवल 2000 लोग ही पोलिंग बूथ पे गए और वोट डालें,
तो यानी 2000 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो जो लोग वोट डालते हैं उनके लिए बोलते हैं कि वोट कास्ट, वोट्स कास्टेड। इस तरह से आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इतना वोट डाला गया है, कास्ट किया गया है, या उसको बोलता हैं पोल्ड। ठीक है। और जिन्होंने वोट नहीं डाला उसके लिए इस टर्मिनोलॉजी है तो वोट्स नॉट पोल्ड। ठीक है। डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। अब डाले गए मतों में क्या होता है, इसमें होता है कि वैध मत, वैलिड वोट। इसमें कुछ होते हैं वैलिड वोट। वैलिड वोट कौन से होते हैं, जो सही होते हैं, यानी जिनको काउंट किया जाता है। और इनवैलिड वोट में क्या होता है कि किसी वजह से, गलती की वजह से यह वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि यह फर्जी वोट हो, या इसमें वोट डालते वक्त कुछ भी इसमें कमी हो गई हो, जिन कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से इनको इनवैलिड वोट किया जाता है। तो यानी जब विनर डिसाइड करते हैं तो उसमें इनवैलिड वोट का उसको काउंट नहीं करते हैं, और वोट जो नहीं डाला गया उसको भी नहीं काउंट करेंगे। तो केवल जो विनर डिसाइड होता है वह वैलिड वोट से होता है, और वैलिड वोट से ही विनर डिसाइड होते हैं। तो इसी से क्या होता है, विनर और लूजर हमारे डिसाइड होंगे। इसी से हमारा विनर और लूजर डिसाइड होता है। ठीक है। इसको एक बार समझ लीजिए कि हमने बताया कि टोटल वोट होता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मान लेते हैं, इसको इस तरह समझते चलते हैं कि मान लेते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ए है, वहाँ पे 1000 वोट है। अब 1000 वोट में टोटल कितना वोट कास्ट हुआ, कहा जाए कि टोटल 800 लोगों ने घर से निकलकर वोट दिया, लेकिन बाकी 200 लोगों ने वोट डालने नहीं गए, इन्होंने वोट दिया ही नहीं। फिर इस 800 में से क्या हुआ, इस 800 में मान लेते हैं 750 लोगों ने वोट दिया, तो उनका सही वोट था, लेकिन 50 वोट किन्हीं कारणवश से इलेक्शन कमीशन ने बोला कि यह इनवैलिड वोट है। किसी वजह से, हो सकता है स्टाम्प ना लगाया हुआ, सही से स्याही ना लगा, कुछ भी कारण की वजह से यह इनवैलिड हो गया, यानी अवैध मत हो गया। तो अब यह भी हमारा काउंट से बाहर हो गया। अब फाइनल बचा कितना, 750। अब इसी 750 में से जितने कैंडिडेट होंगे, अगर हम मान लें 2 कैंडिडेट होगा, तो एक कैंडिडेट कुछ ज़्यादा, अगर एक कैंडिडेट मान लेते हैं कि 400 वोट पा गया, दूसरा कितना पा जाएगा, 350, तो यह कितना 50 वोट से इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है। 3 लोग होंगे तो 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे तो जितने लोग होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी चुनाव में हार जीत होगा वह कहाँ से डिसाइड होगा, वैलिड वोट से। इसी वैलिड वोट से क्या होता है, लूजर और विनर्स डिसाइड होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एक, उसके बाद इस पर और ढेर सारा क्वेश्चन हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह से समझ सके। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 75% क्या है, वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट्स which were 75% of valid vote. The total number of voters enrolled in election was, हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। ठीक है। तो देखो मैं एक बार आपको हिंदी में अच्छे समझा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमको निकालना है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट हमको काउंट करना है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे आपको वेरिएबल लेके करना है या बिना विदाउट वेरिएबल, यानी एक्स वगैरह हमको मानना है कि एक्स वगैरह नहीं मानना है। ठीक है। टोटल वोट्स था, जिसमें से क्या हुआ, केवल 75 लोगों ने अपना वोट दिया, यानी 25% लोग क्या वोट देने नहीं गए, केवल 75% लोगों ने वोट दिया। फिर आगे हमको दिया है 75 वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है। जिसमें से 2% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। अगर 2% वोट हमारा इनवैलिड डिक्लेयर हो गया तो वैलिड वोट कितना बचा। अब आप कहो अगर इस 75% को पूरा ले लो, यह टोटल हमारा क्या हो गया, वैलिड वोट आ गया। टोटल वोट्स जितना कास्ट हुआ। ठीक है। पड़े मत जिसको बोल सकते हो, इसमें पूरे मत का जो जितना मिला है, यानी 75% वोट पड़ा, इसमें से 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ,
98%। और इस 98% वोट इसी में से विनर और लूजर होगा, क्योंकि विनर और लूजर क्या है, दो ही हैं यहाँ पे। तो विनर ने 9,261 वोट पाया, तो लूजर कुछ पाएगा। ठीक है, अभी हमको नहीं पता लूजर का, तो हमको बताना है कि टोटल वोट कितना कास्ट हुआ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये समझ पाए आप कि टोटल वोट्स दिया था जिसमें से 75% वोट पड़ा, 25% वोट देने नहीं गए। जितना टोटल वोट पोलिंग हुई उसमें से 98% वोट वैलिड था, बाकी 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो हमको पता है कि विनर्स या लूजर हमेशा वैलिड वोट से काउंट किए जाते हैं। तो वैलिड वोट का 9,261 वोट पा के विनर हो गया, और लूजर कुछ पाया होगा। तो बस हमको बताना है कि टोटल वोट्स कितना था। एक जानकारी हमको और दिया हुआ है, क्या है कि जो यह विनर पाता है वह 75% वोट पाता है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि विनर को जो वोट मिलता है वह 75% है, तो लूजर्स को कितना मिलेगा, 25%। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। पहले मैं बिल्कुल आपको एकदम समझाता हूँ बेसिक से, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि क्या तरीका, इसका आइडियल तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, या मैं बिल्कुल एक्स वगैरह हटा ही देता हूँ, आप 100 से सीधा समझिए, 100 लेके समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि टोटल 100 वोट था, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है इसमें से 75% लोगों ने इक्वल वोट दिया, तो 75% कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा 75। 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उसको हम हटा देते हैं। इस टोटल वोट से क्या हुआ, 2% इनवैलिड हो गया, तो इसको हम निकाल देते हैं। 98% वोट क्या हुआ, 98% वोट वैलिड वोट हो गया। ठीक है, अब 75 का 98% आपको निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इस 98% का 75% बाके विनर हो गया, और उसने वोट कितना टोटल लिया, 62, 661, 92, 661। ठीक है, 92, 661। अब हमको बताइए कि टोटल 75% का 98%, ठीक है, सक्सेसिव है ना। देखो फिर 75% का 98 कुछ आएगा यहाँ पे, और उस 75% के 98 का 75% क्या है, 962 है। इसका कितना, 75%। ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 92, 61 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे एक की वैल्यू क्या होगी, यानी 75 पे अगर इतना है तो एक पे कितना होगा। ठीक है, या ऐसा समझ लो, अभी इसको रहने दो, इसको बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इतना कैलकुलेट कर लें। 75 बराबर 98/100। 75% का मतलब हो जाएगा आपका कितना, देखो 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो 25 या 75 होता है 3/4। ये हमको दे देगा 3/4। ठीक है, इसको काट दीजिए, 49/2 आ जाएगा, 49/2। तो हमको मिला कितना, 3 त्रिका 9 गुणे 49 बटा में नीचे कितना हो जाएगा, 8। यह कितने के बराबर है, 92, 61 के बराबर है। 92, 61 के बराबर है, तो हमको टोटल वोट निकालना है, 100 किसके बराबर होगा, यही हमको निकालना है। तो क्या बोलोगे आप, 961, 92, 61 बराबर 9 गुणे 49 बटा में 8 गुणे 100। क्योंकि हमको पता 92, 61 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो इसके नीचे या इसको देखो, ये इसका हो जाए और 8 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे करो 92, 61 गुणे 8 बटा में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 9 गुणे 49 गुणे में 100। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए 92, 61 नंबर अगर आप देखते हैं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए यह 21 का क्यूब है। ठीक है, उस तरह से भी 21 के आसपास भी नंबर लेके कर सकते थे, लेकिन ठीक है, देखिए अभी हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 92, 61,
8 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 7 लिख दो। उस फ्रैक्शन इसको ब्रेक करने के लिए आप बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप 7 से काट देंगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं 21 गुणे 21 का क्यूब है। ठीक है, 21 गुणे 21 गुणे 21। तो एक बार 7 से काटोगे 3 आएगा, फिर एक बार 7 से काटोगे 3 आएगा, और 3 त्रिका 9, यह कट जाएगा। तो हमारा कितना बचा 21 गुणे 8, 21 अट्ठे 198, 168, 168 और का 100 टाइम्स, तो कितना मिल जाएगा 16,800। तो हमारा आंसर क्या आ गया 16,800। हमारा आंसर क्या होगा 16,800। यह एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका देखेंगे हम। दूसरा तरीका है, अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज को अच्छे से समझते हो तो उसका कैसे हम यहाँ पे बेहतरीन यूज कर सकते हैं। हमने मान लिया कि टोटल शुरुआत में हमारा 100 ओड था टोटल। हमको पता है कि जिसमें से क्या हुआ 75% लोगों ने वोट दिया, बाकी 25% क्या वोट खराब हो गया। तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो हमारा फाइनल आउटकम आएगा यानी विनर का, उसमें वह नंबर काउंट नहीं होगा। इस 75 में 2% क्या हो गया इनवैलिड हो गया। तो बचे कितने 90% लोग, क्योंकि यही हमारे क्या है फाइनल डिसाइड करेंगे विनर और लूजर। और इस 98% का 75% विनर पाके विनर, ठीक है, कैंडिडेट पाके विनर हो गया। तो उसने टोटल वोट कितना पाया 961, 9,261। डायरेक्ट भी बोल सकते हो। इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाएगा कि अगर हम यहाँ से 100 मान के चल रहे हैं तब भी हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा जो आएगा उसके बराबर हम कह देंगे 961, या आप यहाँ 100 की जगह यहाँ x मान लो कि टोटल वोट इतना था, तो x देने के बाद 75%, फिर उसके बाद 98%, फिर 75%, यह कितना हो गया 9,261। तो यहाँ से x सॉल्व कर लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 16,800 डायरेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे हम सक्सेसिव परसेंटेज का कितना भी अच्छा यूज कर सकते हैं आंसर को डायरेक्ट निकालने में। क्योंकि देखो अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि हम 75% क्यों ले रहे हैं, तो देखो 75 अगर टोटल वोट 100 था मान लेते हैं, उसमें 75% ही क्या वोट पड़ा। तो जो वोट मिला ही नहीं, जो वोट पड़ा ही नहीं, उससे कैसे डिसाइड हो सकता है कि विनर और लूजर। तो उससे कुछ डिसाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। फिर इस पड़े वोट में एक होता हमारा वैलिड वोट, 98% वैलिड वोट पड़ा, तो बचा 2% इनवैलिड वोट हो गया। हम यह भी जानते हैं कि इनवैलिड वोट का भी कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जब वोट काउंट किया जाता है तो इनवैलिड वोट जो अवैध मत होते हैं उनको हटा दिया जाता है। केवल वैध मत से ही यानी वैलिड वोट से ही विनर और लूजर डिसाइड होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना 100 का 75% निकालना है, फिर 75 का 98% निकालना, और फिर इस वैलिड वोट का 75% पा के कोई कैंडिडेट विनर हो गया। तो हमको लूजर से क्या मतलब है, क्योंकि लूजर से इसलिए नहीं मतलब क्योंकि हमको विनर का दे रखा है कितना उसने वोट पाया। तो अब इस 98% का 75% वह कितना हुआ 9,261। ठीक है, तो हमको यह कितना मिल गया। हमने कहा कि अगर हमारा x होता तो 75%, 98 75% बराबर इतना है। अगर आप 100 लेके करना चाहोगे तो यह वैल्यू मान लेते हैं कुछ आएगा समथिंग, जैसे x आता तो x के बराबर 9,261 आया। ठीक है, यह अगर हमारे चूँकि हमको 100 की जगह पर हमने क्या माना है 100 की जगह पे सॉरी x अगर हमारे ये आता तो x की जगह पे हम 9,261 मानते हैं, तो टोटल वोट हम 100 माने, तो हमारा 100 टोटल वोट कितना आ जाएगा 16,800। ठीक है, आज की वीडियो में बस केवल इतना ही रखते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमारा बचा है केवल वेन डायग्राम, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और एक दो कॉन्सेप्ट और जो है उसको हम क्या क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन ही था कि जैसे अगर हम कहें कि किसी मान लो एक्स में से 75% रिड्यूस कर दिया, उसके बाद 75% रिड्यूस कर दिया तो 25% बचा, उसका 30% रिड्यूस कर दिया तो 75% बचा, फाइनल उसके पास वैल्यू इतना समथिंग बच रही है।
ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी यहाँ पे उसका एप्लीकेशन था, मैंने इसको आपको बताया नहीं, तो इसको भी आगे हम बता देंगे, किसी क्वेश्चन के माध्यम से समझा देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सभी चीज़ें बताई जाएंगी। हो सकता है कोई आगे बता दी जाए, यानी कोई कॉन्सेप्ट समय ही बता दिया जाए। अगर जो वहाँ पे छूट जाएगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे हर कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो केवल आप धैर्य रख के सारी एक तरफ से सारा वीडियो देख लीजिएगा पूरा, तो आपको पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।